हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के वीकली सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नवंबर 2022 के फर्स्ट वीक यानी 1 से लेकर और 7 नवंबर 2022 के बीच सभी करंट अफेयर्स की घटनाओं के बारे में। फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रेलवे एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, वीडियो लेखपाल जैसी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए मित्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होगी। सो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को बीच में मिस ना करें। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोएशिया में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 38 पदक। इसके साथ ही भारत दूसरे स्थान पर आया था। हालांकि इसमें पहले स्थान पर 58 पदक के साथ चीन था। ठीक है, अब बात करें ISSF की। तो देखिए, ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। आज से लगभग 114-15 साल पहले। इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिख, जर्मनी में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो व्लादिमीर लाइसिन है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। खास तौर से इस क्वेश्चन से मतलब कंक्लूडिव इन्फॉर्मेशन इतना ही याद रखना है कि भारत ने इसमें कुल 38 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर खड़ा था। पहले स्थान पर चीन 58 पदक के साथ, और इसका आयोजन क्रोएशिया में किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवड़िया, गुजरात में। ठीक है ना। इसके साथ ही इन्होंने एक मियावाकी जंगल का भी उद्घाटन किया था। ठीक है, ये मियावाकी जंगल क्या है? तो देखिए, ये जो मियावाकी जो थे वो एक जापानी वनस्पति शास्त्री थे, और इन्होंने एक पौधागिरी प्रणाली की स्थापना की थी। और इनका मानना था कि उस प्रणाली से यदि पौधागिरी की जाए यानी पौधे लगाए जाएँ तो उसकी जो ग्रोइंग रेट है वो लगभग 30 गुना बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये मियावाकी जंगल का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने उसी दिन किया था जब भूल भुलैया पार्क का उद्घाटन किया था। अच्छा, ये केवड़िया का नाम आप सुने ही हैं। भारत की पहली ई व्हीकल सिटी के नाम से इसे जाना जाता है, केवड़िया, गुजरात को। अब इसका नया नाम एकता नगर रख दिया गया है। और दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू 182 मीटर इसकी लंबाई है। सरदार पटेल जी की ये प्रतिमा है, नर्मदा नदी के किनारे इसी केवड़िया, गुजरात में स्थापित की गई है। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, इसी के चारों तरफ ये भूल भुलैया पार्क का उद्घाटन किया गया है। अब बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं, तो देखिए, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र यही है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन, देखिए, आनंदीबेन पटेल इसलिए आ गया क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, लेकिन इनका होम स्टेट जो है वो गुजरात है। तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। ठीक है, और कुछ ही समय पहले ये बात चर्चा में आई थी, गुजरात की जो विधानसभा है उसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, नीमा बेनाचार्या। ठीक है, गुजरात से संबंधित कुछ और करंट की चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे 2 पॉइंट में बता रहा हूँ। जैसे देखिए, 2 पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, और 2022 से और 27 के लिए गुजरात ने राष्ट्रीय खेल नीति जारी की है। राष्ट्रीय खेल नीति नहीं, राजकीय कह सकते हैं, क्योंकि ये खेल नीति गुजरात के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन यहीं गुजरात में किया गया था, और दुनिया के सबसे बड़े CNG पोर्ट टर्मिनल की आधारशिला पीएम मोदी के द्वारा यहीं पर रखी गई है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी गुजरात के अहमदाबाद में ही स्थित है, जिसका नया नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में 36वां नेशनल गेम्स यहीं पर आयोजित किया गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। और गुजरात के बारे में बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई, उसको भी मैं रिलेट कर देता हूँ। जैसे गुजरात में बसंत उत्सव, पतंग उत्सव यहाँ का प्रमुख महोत्सव है। डांडिया एवं गरबा यहाँ का लोक नृत्य है। तथा नेशनल पार्क गिर, बंसदा, ब्लैक बक, मरीन, ये सभी नेशनल पार्क यही हैं। गिरनार की पहाड़ी में बब्बर शेर पाए जाते हैं, जो
काफ़ी चर्चित और प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत जल सप्ताह की शुरुआत ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, और इसकी थीम थी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन से मुख्य रूप से दो की पॉइंट्स निकल के आते हैं। एक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरा ग्रेटर नोएडा जो अपनी न्यूज़ के लिए काफ़ी चर्चा में है, इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। देखिए, जब ये राष्ट्रपति बनी थी ना, तो कुछ नए नए रिकॉर्ड कायम हुए थे। जैसे बेसिक चीज़ें यदि बताऊँ तो ये भारत के 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, और दूसरी महिला राष्ट्रपति, जबकि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली ये पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक है ना, इनका जो होम स्टेट है वो ओडिशा है, और इनका जन्म वर्ष 1958 में हुआ था। अब बात करें थी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की, तो देखिए ग्रेटर नोएडा की बात करें तो एक तो भारत जल सप्ताह की शुरुआत यहीं से की गई है, ये हो गया। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर सीएम योगी ने कुछ ही समय पहले घोषणा की है, यहीं पर बनेगा। और ग्रेटर नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, यहीं बन रहा है। ठीक है, और ये हाल ही की चर्चा है, भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे ये ग्रेटर नोएडा में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करके आप हमारी हिम्मत को ज़रूर बढ़ाइए। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में आप क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करके और पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, भारत और आसियान के साझेदारी के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर के बीच ये फेस्टिवल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित की गई थी। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भाग लिए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आसियान के बारे में मैं बता देता हूँ, ये आसियान क्या है। तो देखिए, भारत में जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उनमें 10 देशों को मिलाकर ये एक संगठन बनाया गया है आपसी सहयोग के लिए। ठीक है, और इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी, और हेडक्वार्टर भी इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में ही स्थित है। ठीक है ना, याद रखिए जो भारत है वो आसियान का सिर्फ दोस्त है, इन 10 देशों में भारत नहीं है, अर्थात भारत आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, और इसका कारण सिर्फ इसलिए है कि जो भी ये 10 देश हैं, अर्थात ये संगठन पूरा है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से मिलकर बना है, और भारत दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है, पर अच्छा दोस्त जरूर है। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करें तो देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मैंने अभी बताया। और जो जकार्ता है ना, वो दुनिया की सबसे तेज़ी से डूबती हुई राजधानी है। यही कारण है कि कुछ ही समय पहले इंडोनेशिया की सरकार ने अपनी राजधानी नूर संतारा में स्थापित करने की घोषणा भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया के सबसे गंदे आदमी का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमौ हाजी। ठीक है, ये ईरान से बिलोंग करते थे, 94 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, और कारण था सिर्फ ये कि ये लगभग 60 सालों से नहाए नहीं थे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने एक निधन से संबंधित रिलेट कर लिया। हाल ही में हुए कुछ निधन के बारे में बता दूं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जी ईरानी का हाल ही में निधन हो गया, जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि राकेश झुनझुनवाला का नाम आपने सुना है, ये भारत में शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाते थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो 2 क्वेश्चन ये निधन से आप रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट, देश का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, और नाम हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट में। ठीक है ना, तो देखिए ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व होगा,
लेकिन उत्तर प्रदेश का ये ओवरऑल चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व थे और चौथा अब रानीपुर टाइगर रिजर्व। बुंदेलखंड का पहला और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, और नवाबों का शहर के नाम से लखनऊ को जाना जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ पे योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश है उसका हाई कोर्ट स्थित है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की यदि हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर लोक नृत्य के तौर पर जाना जाता है नौटंकी, रासलीला और मयूर नृत्य, जो काफ़ी ब्रज क्षेत्र में जाना जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट, 17वें अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। विभिन्न देशों व राज्यों की संस्कृति व सभ्यता का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्य रूप से नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, क्रम इसका 17वां होगा। आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। तो देखिए, ग्वालियर से संबंधित 2-3 बातें मैं बता देता हूँ। देखिए, ग्वालियर में ना जो भारत में नहीं, यानी मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन स्कूल यहीं पर स्थापित किया गया है ग्वालियर में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल होगा। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसे 5 स्कूल स्थापित किए जाएंगे, लेकिन पहला ड्रोन स्कूल ये ग्वालियर में ही स्थापित किया गया है। और ग्वालियर में दूसरा फैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला भी आयोजित किया गया था इसी ग्वालियर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मलिमथ। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के 2-3 उपनाम हैं, जैसे सोया प्रदेश इसको बोला जाता है क्योंकि सोयाबीन के उत्पादन में शीर्ष राज्य यही है। हृदय प्रदेश बोला जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मैप में कुछ बिल्कुल केंद्रीय रूप में देखी जाती है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है क्योंकि भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की यदि बात करें तो मटकी और जवारा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, मांडू महोत्सव, ओरछा महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है। ठीक है, और नेशनल पार्क की बात तो नहीं, लेकिन कुनू नेशनल पार्क की बात जरूर हम लोग करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में ये चर्चे में आया था। ठीक है ना। जो कुनू नेशनल पार्क है उसमें अफ्रीकी चीते 8। ठीक है ना। अफ्रीकी, यहाँ भी मैं बता ही देता हूँ, अफ्रीका में एक नामीबिया देश है। ठीक है ना, वहीं नामीबिया से 8 चीते इसी कुनू नेशनल पार्क में पीएम मोदी के द्वारा छोड़े गए थे। हालांकि केंद्र ने इस चीतों को देखरेख के लिए एक चीता टास्क फोर्स के गठन की घोषणा भी की है। सो बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में डीप हम लोग नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में 2-3 फैक्ट और बता दूँ। भारत में जो MBBS का जो पाठ्यक्रम है उसे हिंदी में लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का मेजबान मध्य प्रदेश होगा। हालांकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा जो संस्करण है उसका मेजबान अब उत्तर प्रदेश होगा। ऐसी घोषणा जल्द ही की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, जिसका उद्देश्य है नासा के आगामी आने वाले जो भी वर्ष हैं उसमें नासा के अंतरिक्ष मिशन में यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने के लिए मुख्य रूप से ये प्रयोग किया जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा। बात करें यदि स्पेस एक्स की तो ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। एलन मस्क इसके प्रमुख हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। ठीक है ना।
और एलन मस्क जो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं, आप जानते ही हैं, अभी जल्द ही ये ट्विटर के अधिग्रहण के लिए चर्चे में बने हुए हैं। $8 का शुल्क ले रहे हैं ये ब्लू टिक देने के लिए, ठीक है ना। $44 बिलियन के साथ इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था। और यहाँ पर शक्तिशाली रॉकेट की बात हो रही है। आप कुछ समय पहले SLS का नाम आप सुने होंगे, स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है। ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन अब सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी हो गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार के पहले विजेता कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रमेश अरोड़ा, ठीक है ना। याद रखिएगा, टिपिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको रिलेट कर लिया, क्योंकि इसकी पहली बार स्थापना वर्ष 2022 में ही की गई है इस पुरस्कार की, और उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। पहले विजेता कौन बने? डॉक्टर रमेश अरोड़ा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैं 2 चीज़ बता दूं। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का आज तक के इतिहास में माना जाता है। 2 बार चुने जाने वाले राष्ट्रपति के तौर पर ये अकेले व्यक्ति हैं भारत में, ठीक है। बिहार से ये आते थे। हाल ही में ICC द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ते हुए अब ये शीर्ष स्थान सूर्य कुमार यादव ने हासिल कर लिया। ये भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इनके नाम एक रिकॉर्ड और बता दूं, ICC के एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है ना। और ICC विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने के लिए, ICC विश्व कप नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक से T20 छूट गया है, ये T20 की बात हो रही है, ठीक है ना। ICC T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन अब विराट कोहली के नाम है, ठीक है। बात करें यदि ICC की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना वर्ष 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर UAE दुबई में स्थित है। और ग्रेग बार्कले अभी हाल ही की न्यूज़ है, दोबारा से अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने पूर्व अमेरिकी सीनेटर जिन्हें फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम क्या है? ठीक है, देखिए, बांग्लादेश ने जब अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी, तो उस समय ये जो अमेरिकी सीनेटर हैं एडवर्ड M कैनेडी, इनके द्वारा काफ़ी योगदान दिया गया था, और इसी योगदान को की कृतज्ञता को मानते हुए बांग्लादेश ने इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। पुरस्कार भी कुछ वैसा ही है, आप याद रखिए, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर, यानी मुक्ति युद्ध में मित्र, ठीक है ना। तो आप इसको रिलेट करके ऐसे याद रख सकते हैं आसानी से। बांग्लादेश के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। प्राप्त करने वाले कौन हैं? एडवर्ड M कैनेडी, ठीक है। और नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े पांडुलिपि यानी हस्तलिखित ग्रंथालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। मुख्य रूप से इसमें मानविकी, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित 1 लाख से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो ये जो म्यूजियम है वो, यानी ग्रंथालय है, वो गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। पीछे के क्वेश्चंस में गुजरात के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाइजू ने अपनी पहल एजुकेशन फॉर ऑल के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी, ठीक है। ये प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना की जो फुटबॉल की टीम है उसके ये कप्तान भी हैं। बात करें यदि वाइजू की, तो ये एक एडटेक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। रविंद्रन वाइजू इसके वर्तमान में प्रमुख है, और वही संस्थापक भी थे, ठीक है। और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये भारतीय फर्म है, और इसी के द्वारा किस देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी को बनाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा मंगोलिया की, ठीक है। देखिए, मंगोलिया मुख्य रूप से इस कंपनी को इसीलिए बनाने के लिए ये रिफाइनरी आमंत्रित किया है, क्योंकि मंगोलिया जो रूसी तेल आयात है उस पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, ठीक है। अब बात करें यदि मंगोलिया की, तो इसकी राजधानी है उलान बटोर, ठीक है। और मंगोलिया से भारत का एक युद्धाभ्यास अभी जल्द ही चर्चा में आया था, नोमोडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास था, ठीक है ना। और मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन को चलाने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। देखिए, 1910 मीटर लंबी ये ट्रेन होगी, यात्री ट्रेन होगी, याद रखिएगा। इसमें 100 कोच लगे होंगे। 1450 सॉरी 1450 नहीं, 4550,
इसमें सीटें मौजूद होंगी और लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तक ये ट्रेन चलाया गया है प्रीदा से अलवानियों के बीच। ठीक है ना, ये कोई वहाँ की जगह है, प्रीदा और अलवानियों के बीच चलाई गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बात करें यदि ऐसे ही ट्रेन को लेकर भारत से संबंधित, तो भारत की पहली एल्युमिनियम से बनी फ्रेट ट्रैक ट्रेन का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। और कुछ ही समय पहले पीएम मोदी के द्वारा लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन थी, 5 इंजन लगे हुए थे और लगभग 395 या 295, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें कोच लगे हुए थे, यानी डिब्बे लगे हुए थे और 18,000 टन कोयला लेकर ये छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर पहुंची थी ट्रेन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, वासुकी नाम था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर जिसका नाम है निवेशक दीदी, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया, डल झील जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, तैरता हुआ है। ठीक है, और मुख्य रूप से इसकी अवधारणा है, मतलब ये शुरुआत की जा रही है महिलाओं के लिए और महिलाओं के सहयोग से ही ये शुरुआत भी की जा रही है, मतलब महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा। याद रखिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर तैरता हुआ की बात हो रही है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, इसी डल झील में एसबीआई ने जल्द ही अपना एक तैरते हुए एटीएम की शुरुआत की थी। हालांकि ये पहला नहीं था, एसबीआई के द्वारा ये पहला तैरता एटीएम नहीं था, उसने पहला तैरता एटीएम कोच्चि में स्थापित किया था। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो मित्रों, ये थी हम लोगों की फर्स्ट वीक की चर्चा। 1 से लेकर 7 नवंबर तक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हमें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर पाया हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करें। और जो भी आपके अप्रिसिएशन एंड सजेशन है, कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी राय वहाँ जरूर व्यक्त करें। लास्ट में एक क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया के सबसे गंदे आदमी का हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपने विस्तार से उत्तर जरूर लिखिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका धन्यवाद।